हेलो एवरीवन। आप सभी का संध्या मैम की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। अब आगे आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया के रूपांतर। क्रिया किसे कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। पहले भी कक्षाओं में हमने हल्के में से पढ़ा है। क्रिया किसी भी काम के करने या होने का ज्ञान जिस शब्द से हो वो क्रिया कहलाता है। ठीक है, क्रिया जो है जैसे कि आना, वह आता है, वह आता है में आना क्रिया है। बच्चा खेलता है, इसमें खेलना क्रिया है। वह हंसता है, उसमें हंसना क्रिया है। ठीक है, तो ये आपकी क्रिया हुई। क्रिया भी दो तरह की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक वो है जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है, और सकर्मक जिसमें कर्म होना जरूरी है। अब जरूरी नहीं कि हर बार हमें कर्म दिखे ही, ना भी दिखे तो भी उसमें कर्म होता है, छिपा होता है, लेकिन अकर्मक में कहीं भी कर्म नहीं होगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसके लिए जब कोई वाक्य हमें दिया जाएगा तो हमें एक उससे प्रश्न करना होगा, क्या लगा कि, और यदि उसका जवाब आता है तो समझिए ये सकर्मक है। यदि उसका कोई जवाब नहीं होगा तो वो अकर्मक है। जैसे मैंने कहा कि राम खाता है, तो अब हम पूछेंगे कि क्या खाता है, तो जवाब में आएगा वो रोटी खाता है, खाना खाता है ना, फल खाता है, मिठाई खाता है, कुछ न कुछ उसका जवाब मिलेगा। लेकिन यदि हम कहेंगे कि राम हंसता है, ठीक है, अब हम पूछेंगे क्या हंसता है, क्या हंसता है, कोई जवाब इसका मिलेगा नहीं। राम रोता है, क्या रोता है, नहीं जवाब मिलेगा। इट मीन्स ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब देखिए क्रिया जो है वो भी एक, इसका रूप जो है हमेशा बदलता रहता है, यानी कि यह एक विकारी शब्द है। हमने प्रारंभ में बताया था आपको विकारी और अविकारी शब्द, जिसमें बताया था कि विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें दोष उत्पन्न होता है। खेलता, खेलते, खेलती, इस तरह के जब शब्द बनते हैं तो समझिए वो विकारी शब्द है। लेकिन एक शब्द जो जिसका रूप कभी नहीं बदलता, प्रतिदिन धीरे धीरे, यथा साध्य, ये सब शब्द जो है अपनी जगह एकदम स्थिर रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया जो है वो विकारी शब्द है। क्रिया का हमेशा रूप बदलता रहता है, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार, काल के अनुसार और वाच्य के अनुसार। अब देखिए लिंग के अनुसार क्रिया का रूप कैसे बदलता है। जब हम कहते हैं लड़का खेलता है, यहाँ खेलना क्रिया का रूप हमने लिखा खेलता है। वहीं पर यदि लड़की होगी तो लिखेंगे खेलती है, स्त्रीलिंग में लिखेंगे खेलती, पुल्लिंग में लिखेंगे खेलता। ठीक है, अब वचन के अनुसार देखिए, जैसे एक लड़का खेलता है, खेलना क्रिया का रूप हमने लिखा खेलता है। बहुवचन में क्या करेंगे हम? लड़के खेलते हैं। जब एक से ज्यादा लड़के हो गए तब वहां हमने खेलता नहीं लिखना है, हमें लिखना है खेलते हैं। यानी हमें वचन के अनुसार भी इनके रूप बदलते हैं। अब देखिए काल के अनुसार, काल के अनुसार क्या है? जैसे राम खेलता है, ये वर्तमान काल। भविष्य काल में क्या लिखेंगे? राम खेलेगा। भूतकाल में क्या लिखेंगे? राम ने खेला। तो एक ही क्रिया का रूप देखिए अलग अलग होता गया काल के अनुसार। ठीक है,
पुरुष के अनुसार, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष में कौन होता है? जो बोलता है, वक्ता, ठीक है। जो सुनता है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोला जाता है वो, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये जो हो गया। अब प्रथम पुरुष में देखिए क्या होगा। मैं लिखूंगी, मैं लिखूंगी, तुम लिखोगे, वह लिखेगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। तो ये तीनों हो गया, इसके अनुसार हो गया। और वाच्य के अनुसार, वाच्य जैसे राम कपड़े धोता है, ठीक है। वाच्य जब बदलते हैं हम इसको, तो कहेंगे राम नौकर के द्वारा कपड़े धुलवाता है। यहाँ एक बार हमने देखा कि राम खुद धोता है। वाच्य के अनुसार जब बदलेंगे वाक्य को, तो कहेंगे कि राम नौकर से कपड़े धुलवाता है। ये रूप बदला इसका, ठीक है। तो आपने देखा कि क्रिया का जो है हमेशा ये रूप बदलता रहता है। अब एक चीज और हम सीखेंगे कि जब हम क्रिया की बात करते हैं, हिंदी में क्या होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। कब? ये वर्तमान काल में। वर्तमान काल में यदि कर्ता पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग होगी। कर्ता स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। जैसे राम पढ़ता है, यहाँ राम पुल्लिंग है, तो क्रिया क्या हो गई? पढ़ता है। सीता स्त्रीलिंग है, तो क्या कहेंगे? सीता पढ़ती है, क्रिया स्त्रीलिंग। लेकिन जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, भूतकाल की बात करेंगे, तो क्या कहेंगे हम? वहां क्या हो जाता है? कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, चाहे कर्ता कोई भी हो, ठीक है। स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म कौन सा लिंग है, इसके अनुसार क्रिया हो जाती है। जैसे राम रोटी खाता है, ठीक है। तो राम के अनुसार रोटी स्त्रीलिंग है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्रिया जो है वो राम के हिसाब से चलेगी। राम रोटी खाता है। पास्ट टेंस में जब हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? राम ने रोटी खाई। क्रिया किसके अनुसार हो गई? क्रिया आपके कर्म के अनुसार हो गई। रोटी यहाँ कर्म है, तो उसके अनुसार क्रिया हो गई, राम ने रोटी खाई। अब यदि हम कहते हैं कि सीता पढ़ती है, ठीक है, सीता पढ़ती है, सीता अखबार पढ़ती है। अखबार पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग ही रहेगी। क्यों? क्योंकि क्रिया जो है वो कर्ता के हिसाब से चल रही है, ठीक है। कर्ता स्त्रीलिंग है, इसलिए सीता अखबार पढ़ती है। लेकिन यदि इसको हम पास्ट टेंस में कहेंगे, भूतकाल में कहेंगे, तब कहेंगे सीता ने अखबार पढ़ा। सीता ने अखबार पढ़ा। राम ने चाय पी। सीता ने खाना बनाया, न कि बनाई। क्यों? क्योंकि खाना पुल्लिंग है। यानी वाक्य में, हिंदी में वर्तमान काल में क्रिया जो है वो कर्ता के हिसाब से चलती है। कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, ठीक है। लेकिन जब हम भूतकाल में जाते हैं, पास्ट टेंस की बात करते हैं, तो क्या होता है कि क्रिया कर्म के अनुसार चलने लगती है। समझ में आया? अब जैसे हम कहेंगे कि राम ने चाय बनाया। क्या ये सही है? नहीं। क्यों?
क्योंकि चाय जो है वो स्त्रीलिंग है और सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो हम क्या कहेंगे, राम ने चाय बनाई। ठीक है, इसलिए पास्ट टेंस में वो चाय के अनुसार क्रिया का लिंग हो जाएगा। जैसे चिड़िया नृत्य करती है, चिड़िया नृत्य करती है। ठीक है, लेकिन पास्ट टेंस में क्या कहेंगे, चिड़िया ने नृत्य किया। नृत्य पुल्लिंग है, इसलिए चिड़िया ने नृत्य किया। आज समझ में, ये एक हमको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे कहेंगे कि राम आ रहा है, आना कौन सी क्रिया है, अकर्मक या सकर्मक। अब इसमें हम सवाल यदि पूछते हैं तो कि राम क्या आ रहा है, जवाब मिलेगा, नहीं मिल रहा, राम आ रहा है, तो फिर ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। और जब हम इसको पास्ट टेंस में करेंगे तो अकर्मक क्रिया में ने का चिन्ह नहीं प्रयोग होता है, कभी कभी रेयर केस में, अन्यथा नहीं होता है। तो पास्ट टेंस में हम नहीं कहेंगे कि राम ने आया, नहीं, क्या बोलेंगे, राम आया। लेकिन राम ने पढ़ा, राम ने खाया, क्योंकि ये सब सकर्मक क्रिया है, इनमें कर्म लगते हैं। ना भी बोले जाएं, राम ने खाया तो कुछ तो खाया होगा ना, कर्म भले ही बोला नहीं गया लेकिन छिपा हुआ है। राम ने पढ़ा, कुछ तो पढ़ा होगा, अखबार पढ़ा, समाचार पढ़ा। ठीक है, तो ये इस चीज को हम याद रखेंगे तो हमारी गलतियां बहुत कम होंगी। ठीक है, इसलिए अब देखिए, काल के हिसाब से भी कैसे हो जाता है। काल मीन्स भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, अभी हमने बताया आपको। तो जैसे कि मान लो कि काल के अनुसार क्या कहते हैं, वह लिखता है, उसने लिखा, वह लिखेगा। तो आप देख लीजिए, क्रिया लिखता है, लिखा, लिखेगा, इस तरह से क्रिया का रूप बदलता गया। इसलिए हम क्रिया को क्या कहते हैं, ये विकारी शब्द है। क्रिया कभी अपनी जगह स्थिर नहीं रहती, जरूरत के हिसाब से हम उसे वचन, लिंग, पुरुष, काल और वाच्य के हिसाब से बदलते रहते हैं, अपनी सुविधा अनुसार बदलते रहते हैं। इसमें आपके कई प्रश्न इस तरह के आते हैं कि आप इन्हें बदलिए, लिंग के हिसाब से बदलिए, वचन के हिसाब से बदलिए, काल के हिसाब से बदलिए, पुरुष के हिसाब से बदलिए। तो ये आपकी परीक्षाओं में ऐसे यदि प्रश्न आते हैं तो मेरा विचार है कि अब आप लिख पाएंगे। ठीक है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारी कक्षा में आते रहिए और निःशुल्क अपनी समस्याएं सॉल्व करवाते रहिए। और मेरा विचार है कि बच्चे एग्ज़ाम तक, आपके जो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तब तक निश्चित रूप से आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे। और यदि और कुछ आपको पूछना हो, कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आया हो, वो आप निश्चित रूप से मुझे कह सकते हैं, मैं उसे आपको समझाऊंगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।